So let us move on to the next topic. Say now we are interested in determination of efficiency of a reversible heat engine. रिवर्सिबल हीट इंजन। अब अगर हम रिवर्सिबल हीट इंजन ले लेते हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन जैसे हमने T1 लिया, इससे कोई एक हीट इंजन जुड़ा हुआ है, सपोज हीट इंजन है, तो ये क्या देगा? W वर्क देगा अगर Q1 सप्लाई किया गया है और कुछ अमाउंट है जो लोअर टेम्परेचर पे T2 पे हीट सप्लाई कर देगा। तो बताइए, अभी हमने एक पढ़ा था इफिशियंसी का बारे में। इफिशियंसी क्या होता है? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और अगर इंजन क्या है? इंजन रिवर्सिबल है। अगर इंजन रिवर्सिबल है, अगर इंजन रिवर्सिबल है तो क्या होगा? हम जानते हैं कि Q1 upon Q2 will be equal to T1 upon T2. Therefore, Q2 upon Q1 will become T2 upon T1. So, efficiency of the reversible cycle is equal to 1 minus T2 upon T1. T2 upon T1. और हम ये भी जानते हैं कि since T2 is since हम क्या जानते हैं? Efficiency cannot be greater than 1. It must be less than, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये लेस देन 1 होने के लिए हमेशा T2 क्या होना चाहिए? बताइए। T2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लेस देन 0 हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये क्या हो रहा है? T2 का वैल्यू कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकता है। देयरफॉर रिवर्सिबल साइकिल का जो हम अगर कंक्लूजन ड्रॉ करें तो कितना आ गया? 1 माइनस T1 क्या है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो T2 को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये T हाइयर है और ये T लोअर है, तो T लोअर अपॉन T हाइयर, और ये हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल इज 1 माइनस TL माइनस 1 माइनस TL अपॉन TH। दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द, क्या हो जाएगा? कार्नोट efficiency। कार्नोट efficiency। इन द सेम वे अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, सपोज अब हम इंटरेस्टेड हैं किसके लिए कि COP ऑफ अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, अगर हम ये निकालना चाहते हैं, ये हम निकालना चाहते हैं COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, जो हमने अभी निकाल रखा था वहां पे Q के टर्म में। अब हम किसके बारे में क्या कर रहे हैं? हम टेम्परेचर के टर्म में। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या होता है बताइए? रेफ्रिजरेटर का ये हो जाएगा T1, या फिर हम इसको TH भी लिख सकते हैं। यहाँ से रेफ्रिजरेटर है जिसमें वर्क इनपुट हुआ W, तो ये किया Q1 में, ये हीट कहां से ले गया? लोअर टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो T2 या फिर लोअर TL, यहां से ये ले गया है। दिस इज द रेफ्रिजरेटर। सो रेफ्रिजरेटर का COP कितना हो जाएगा? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने डिफाइन किया था Q2, ये जो हमारे पास Q2 है ये अपॉन Q1 माइनस Q2, ये हमने किया था।
क्या हमने क्या मान दिया है, इफ द रेफ्रिजरेटर इज रिवर्सिबल। जैसे ही ये रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल हुआ तो क्या फॉलो हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये T1 अपॉन T2 हो जाएगा। सो हमारा जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, Q2 है यहाँ। बताइए ये कितना हमने कॉमन ले लिया है इसमें, Q2, हम नीचे Q2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। और हम जानते हैं दिस विल बी नथिंग बट Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस, एक मिनट, Q1 है ना, सॉरी ये उल्टा हमने लिख दिया, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1 हो जाएगा। So it will become Q2 will get cancel out, so it will become 1 upon Q1 upon Q2 minus 1. So we can write down it as 1 upon T1 upon T2 minus 1. So this will become COP of refrigerator will become how much? इसको हम लिखते ही जा रहे हैं, COP of refrigerator will become how much? T2 upon T1 minus T2। और ये इसको हम लोग अगर लोअर और हायर के बीच में अगर लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, T2 कितना है, T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। देयरफॉर COP किसका, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का कितना होता है, T lower upon T higher minus T lower, and that is nothing but COP. That will be the maximum. This will be the maximum COP for a refrigerator also. So ये हमने क्या क्या जाना था, हीट इंजन जाना था, COP जाना था, और रेफ्रिजरेटर जाना था, और हीट पंप जाना था। चलिए अब अगर हम दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, इसमें अगर आप इसमें रिलेशनशिप देखते हैं, देखना चाहते हैं किसके किसके बीच में, अगर हम रिवर्सिबल हीट पंप के बारे में, अगर आप हीट पंप के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, हमने हीट इंजन के बारे में डिस्कस कर लिया, रेफ्रिजरेटर के बारे में डिस्कस कर लिया, इन द सिमिलर केसेस में, सिमिलर फैशन में आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं कितना, COP ऑफ हीट पंप जो कि रिवर्सिबल होगा, सपोज जो रिवर्सिबल होगा, अगर वो हीट पंप होगा तो वो कितना हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, ये अगर ये हीट पंप होगा तो ये कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q2, सब कुछ सेम रहेगा। तो देखिए Q1 की जगह ये क्या आ जाएगा, चेंज यहाँ पे TL की जगह TH अपॉन TH minus TL, which will be nothing but the COP maximum for heat pump, यही आएगा। This is the COP for किसका, heat pump और refrigerator और efficiency। Please note it down here, यहाँ तक लिख लीजिए प्लीज, यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लिया जाए प्लीज, लिख लिया जाए, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम मिटाने जा रहे हैं इस स्क्रीन को, प्लीज नोट इट डाउन हियर। Okay, please note it down. I am giving few minutes to note down, 1 or 2 minutes के बाद हम इसको आगे करेंगे।
So I hope all of you have noted down. So let next हम आ रहे हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी पे. क्लॉसियस इनइक्वालिटी नेक्स्ट है. क्लॉसियस इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी. क्लॉसियस इनइक्वालिटी. क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहता है? ये वो इसमें कहा जाता है, स्टेटमेंट क्या है इसका, कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq अपॉन t इज लेस देन इक्वल टू 0. इज लेस देन इक्वल टू 0. ये इसका साइक्लिक इंटीग्रल का ये कहना है. इसका स्टेटमेंट सिंपली यही है. सो चलिए हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं. ये कहना है कि द cyclic integral of dq upon t is less than or equal to 0. इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब हुआ कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, दिस इज द स्टेटमेंट, क्लॉसियस statement given by the Clausius, less than equal to 0. So बताइए ये सर्कल इसलिए देते हैं ताकि साइकिल का ये क्या हो गया, देखिए इसका रिप्रेजेंट, ये इंटीग्रल हो गया किसका, dq ओवर t का हो गया. अगर इसमें हम साइक्लिक दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्कल बना देते हैं. दैट मीन्स साइक्लिक इंटीग्रल हो गया. इज लेस देन इक्वल, अगर लेस देन 0 हो गया मतलब ये जो साइकिल होगा, साइकिल इज इरिवर्सिबल. जब इरिवर्सिबल होगा तो साइक्लिक इंटीग्रल विल बी लेस देन 0. और अगर इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स साइकिल इज रिवर्सिबल. साइकिल इज रिवर्सिबल. साइकिल इज रिवर्सिबल. तो पहला हम केस मान लेते हैं. सपोज केस 1 लेते हैं. केस 1 लेते हैं कौन सा, रिवर्सिबल साइकिल. केस 1 लेते हैं रिवर्सिबल साइकिल. हम रिवर्सिबल साइकिल लेते हैं. चलिए हम इसका रिवर्सिबल साइकिल का हम डायग्राम बनाना चाहते हैं. तो रिवर्सिबल साइकिल हमने ले लिया. जो टेम्परेचर लिमिट है T1, इस पे एक इंजन है जो वर्क कर रहा है E, रिजेक्ट हो रहा है T2 पे, यहाँ पे गया Q1, ये गया Q2, ये हो गया वर्क डन W. सो इस केसेस में हम क्या जानते हैं कि Q1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू, सॉरी Q1 Q2, Q1 upon Q2 will be equal to T1 upon T2. This therefore क्या हो जाएगा, Q1 upon T1 will become Q2 upon T2. So अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल हम लेते हैं dq upon t का, dq upon t का साइक्लिक इंटीग्रल लेते हैं किसका, dq upon t का. चूंकि ये रिवर्सिबल है, therefore it must be equal to 0. This must be equal to 0. और अगर कैसे, अगर चलो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq अपॉन t हम इस साइकिल में ले रहे हैं. तो बताओ ये हम बाउंड्री यहाँ पे खींच रहे हैं, ये हमारा सिस्टम हो गया. बताइए ये जो सिस्टम हो रहा है उसपे एनर्जी बैलेंस हम Q का लगाते हैं. तो Q dq कितना हो रहा है, एक इनपुट आ रहा है, तो हीट एडिशन कितना हो रहा है, Q1 हो रहा है. किस टेम्परेचर पे, T1 पे. ये हीट एडिशन आ रहा है, देयरफॉर इट मस्ट बी पॉजिटिव. प्लस और क्या हो रहा है, Q2 जा रहा है, एनर्जी इंटरेक्शन, हीट एनर्जी. Q2 सिस्टम से बाहर जा रहा है किस टेम्परेचर पे, Q2
किस टेम्परेचर पे? T2 पे। ये बाहर जा रहा है, therefore it must be negative, it must be negative, therefore क्या हो गया है? It is equal to Q1 upon T1 minus Q2 upon T2। अब अगर हम Q1 upon T1 is nothing but Q2 upon T2, both are equal, therefore Q1 upon T1 हम क्या कर देंगे, ये जो है इसके बदले में हम ये रिप्लेस कर, देखिए ये दोनों क्या है, Q2 upon T2 is Q1 upon T1 है, Q2 upon T2 is Q1 upon T1 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, Q1 upon T1, that is nothing but 0। सो जैसे ही रिवर्सिबल हमने साइकिल माना तो ये दोनों रिवर्सिबल है तो इसको फॉलो किया, और जैसे ही इसको फॉलो किया तो हमने साइक्लिक इंटीग्रल का वैल्यू कितना निकाल लिया, 0। साइक्लिक इंटीग्रल का 0 मान निकल गया। देयरफॉर हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq over t for reversible is equal to 0। so this is the conclusion that we have proved it। हमने क्या कर दिया, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ रिवर्सिबल का प्रूफ कर दिया, साइक्लिक इंटीग्रल 0 हो गया। अब आ जाते हैं किसके लिए, जब साइकिल क्या हो जाएगा, केस 2 में हम लोग ले सकते हैं, केस 2 में हम लोग ले सकते हैं कि जब साइकिल हमारा क्या है, इरिवर्सिबल है, साइकिल हमारा इरिवर्सिबल है। केस 2 हम ले रहे हैं, केस 2 कब, जब हमारा साइकिल इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए ले रहे हैं। तो हम क्या लेने जा रहे हैं, हम एक साइकिल ले रहे हैं जो ये T1 पे है और यहाँ पे T2 है, T1 है और T2 है। हम मान लेते हैं एक ऐसा साइकिल है E2 जो इरिवर्सिबल है, ये कितना हीट एडिशन होगा, Q1 W1 होगा, और ये जो हीट रिजेक्टेड हो रहा है कितना होगा, Q2। सपोज ये है इरिवर्सिबल, हमने इरिवर्सिबल डाल दिया। अब इसके केसेस में साथ ही साथ हम एक और साइकिल सेम टेम्परेचर लिमिट में ले रहे हैं E2, और ये E2 क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है, ये कितना देगा W2, और हम हीट सप्लाई सेम कर रहे हैं, तो ये जो हीट रिजेक्ट होगा वो कितना होगा, Q1 से रिवर्सिबल, दोनों होगा सेम, ये होगा रिवर्सिबल और ये होगा इरिवर्सिबल, Q2 होगा ना, ये Q2 होगा, Q2 हो गया रिजेक्टेड, किसके केसेस में, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल Q2 हो गया। या अगर हम Q2 ही लिखते हैं, रिवर्सिबल नहीं लिखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको कम लिखना पड़ जाएगा। तो अगर हम बात करें रिवर्सिबल केसेस में, E2 के केसेस में, अगर हम E2 को केसेस में बात करते हैं, हम E2 ले लेते हैं, तो बताइए E2 क्या है, रिवर्सिबल है, E2 क्या है, रिवर्सिबल है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं, देयरफॉर Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 लिख सकते हैं, इन द सिमिलर केस जैसे हमने पिछले केसेस में लिखा था। और हम जानते हैं कि जो इफिशियंसी ऑफ 1 होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ 2, व्हाई, बिकॉज 1 इज द रिवर्सिबल एंड 2 इज द इरिवर्सिबल है, दैट्स व्हाई इफिशियंसी ऑफ 1 will be greater than 2। therefore efficiency of 1 कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए W2 upon Q1, एक मिनट, W1 efficiency 1 किसको लिखा गया है, ओके ये E2 है तो ये U1 हो जाएगा,
एक मिनट, दोनों टू टू ही कर दिए हैं, मिस्टेक। एक मिनट, हमने डबल E2 ही दोनों को कर दिया है। इसको जो चेंज करके हम क्या करेंगे, ये E2 हमने लिया है तो इसको हो जाएगा E1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, साइकिल 2 है इरिवर्सिबल। सो E1 हो जाएगा, ये E1 है, जो रिवर्सिबल है वो E1 है। सो इस केसेस में अब हमारा सही हो गया। सो जैसे इफिशियंसी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 चूंकि इरिवर्सिबल है, तो बताइए इफिशियंसी ऑफ 1 कितना होगा हमारे पास। इफिशियंसी ऑफ 1 हो जाएगा W1 अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन W2 अपॉन Q2, W2 अपॉन Q2। W1 Q2, टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। हाँ, Q1, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया है, दोनों का इनपुट Q1 ही रखा है, देयरफॉर वर्क डन अलग अलग होगा। सो हम इससे क्या कंक्लूजन हमें निकल गया, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला है कि इससे कंक्लूजन हमें ये निकला है कि W1 इज ग्रेटर देन W2। सो W1 इज ग्रेटर देन W2, हम इसे यही कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है। अब बताइए, जैसे ही W1 इज ग्रेटर देन W2 हुआ, W1 इज ग्रेटर देन W2, तो बताइए क्या हो जाएगा। सिंस W1 is greater than W2, therefore Q2 will be less than Q2 irreversible, because W2 plus Q2 must be equal to Q1. W1 plus Q2 must be equal to Q1। ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। नाउ हमारे पास क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ले रहे हैं इरिवर्सिबल साइकिल का, जो कि है dq अपॉन t। तो बताइए, अब अगर इसमें लिखते हैं तो कितना हम लिख सकते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल, ये हमारे पास क्या आ गया, इरिवर्सिबल साइकिल है। ये सिस्टम में कितना कितना ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है प्लस Q1 एट T1 माइनस कितना हो रहा है Q2, ये जा रहा है किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। तो ये कितना हो जाएगा Q2 इरिवर्सिबल अपॉन T2, देयरफॉर ये कितना आ जाएगा Q1 अपॉन T1। हम क्या देख लिए थे, Q1 अपॉन T1 इज नथिंग बट इस रिलेशन से Q2 अपॉन T2, तो इसको हमने Q2 अपॉन T2 से रिप्लेस कर दिया, माइनस Q2 इरिवर्सिबल अपॉन T2। तो अगर हम T2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा Q2 माइनस Q2 इरिवर्सिबल। बताइए इस रिलेशन से Q2 माइनस Q2 इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, लेस देन 0। देयरफॉर साइक्लिक इंटीग्रल फॉर irreversible of dq upon t must be less than 0, must be less than 0, must be less than 0। so we have proved that दोनों स्टेटमेंट हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। फॉर द साइक्लिक रिवर्सिबल साइकिल dq upon t is equal to 0 and dq upon t will be less than 0। so if you want to take it down, please note it down quickly. I will wait for 1 minute. I will wait for 1 minute. So please note it down.
Okay. So in this way we learned about the Clausius inequality. Now let us move on to the next one more small concept. क्या हम शो करने जा रहे हैं? To show that reaching absolute zero temperature is impossible from second law of thermodynamics. क्या कह रहा है? Absolute zero temperature. What is the scale for absolute temperature? Kelvin. So absolute zero Kelvin का मतलब, टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ? जीरो केल्विन. जीरो केल्विन को अचीव करना इम्पॉसिबल है. जीरो केल्विन को अचीव नहीं किया जा सकता है. जीरो केल्विन को अचीव नहीं किया जा सकता है. अभी तक आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं. वो शायद माइनस, अगर हम जीरो केल्विन का मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया? -273.73 केल्विन हो गया है. -273.73 केल्विन हो गया है. जीरो केल्विन कभी भी अचीव हम लोग नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. कैसे? हम क्या करते हैं, एक फिर से T1 ले लिया, यहां से सपोज इंजन ले लिए हैं जो कि Q1 ले रहा है, और ये कितना दे रहा है? T2 पे W, और ये रिजेक्ट हिट हो रहा है Q2. ठीक है. अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर स्केल से अगर ये रिवर्सिबल है, मान लेते हैं रिवर्सिबल है, तो क्या होगा? Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से हमने यही सीखा है. देयरफॉर अगर हम Q2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? T2 टाइम्स Q1 अपॉन T1 होगा. अब अगर हम किसी भी तरीके से जीरो, या T2 को हमने कितना अचीव कर लिया? जीरो केल्विन अगर हमने अचीव कर लिया तो बताइए Q2 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसका मतलब ये क्या हो गया है? इज इक्वल टू जीरो. जैसे ही जीरो हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हो गया T1, और यहां से एक हो गया हीट इंजन जो W वर्क डन कर रहा है. कितना हीट ले रहा है? Q1, और ये Q2 रिजेक्ट. ये जो हो रहा है वो कितना कर रहा है? ये हो गया है Q2 इज इक्वल टू जीरो. बताइए ये क्या दे रहा है? ये अगर इस जो अगर हम जीरो, एब्सोल्यूट जीरो अचीव कर लिए तो Q2 क्या हो गया? जीरो. यानी ये किसका वायलेशन हो गया? वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. चूंकि ये नहीं स्टेटमेंट वायलेट हो सकता है, इसका ये मतलब है कि जीरो केल्विन भी हम अचीव नहीं कर सकते हैं. सो इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव जीरो केल्विन. एंड इसी के कंसेप्ट का यूज करते हुए जो स्टेटमेंट आता है, एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अभी तक हमने फर्स्ट लॉ पढ़, जीरोथ लॉ पढ़ लिया,
फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकेंड लॉ पढ़ लिया, अब हम मूव कौन कर देते हैं किस पे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम का, ये जो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर पे नहीं हम रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे कितना भी ऑपरेशन कर ले और चाहे हम कितना भी आइडियलाइज्ड प्रोसीड्योर कर ले, मैटर चाहे हम जितना भी आइडियलाइज्ड सेलेक्ट कर लें, मतलब कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर जीरो नहीं बनाया जा सकता है किसी भी ऑपरेशन से, चाहे वो कितना भी आइडियलाइज्ड प्रोसेस क्यों ना हो। So this is the statement of third law of thermodynamics. So statement of third law of thermodynamics I am writing, it is impossible by any procedure no matter how idealized to reduce any system to the absolute zero of temperature in a finite number of operations. This is a statement of third law of thermodynamics. This is a statement of third law of thermodynamics. So please note it down. So in this way we have covered third law as well as second law also. Now we will move on to the numerical problem. So let's practice or solve. Excuse me, sir. बोलो। सर आज Yes. यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, आज सर यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको, क्लास है फिर।